Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am मोहम्मद वैस आलम, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आप कैसे प्रेफरेंस लिस्ट बनाएंगे ऑल इंडिया कोटा की, किन किन फैक्टर्स को आपको ध्यान में रखना है और उसके साथ ही आपको प्रेफरेंस लिस्ट भी मैं प्रोवाइड करूँगा ऑल इंडिया कोटा MBBS की, और कैसे अलॉटमेंट होता है ये पूरा प्रोसेस आप इसमें जान जाएंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन इसमें डिटेल में कवर करेंगे। जो लोग भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। चैनल डॉक्टर आलम सर्विसेज पर कंप्लीट काउंसलिंग का प्रोसेस, अपडेट, कट ऑफ पूरा प्रोसेस आपको बताया जाता है। उसके साथ ही काउंसलिंग का लाइव रजिस्ट्रेशन भी करके दिखाया जाएगा और उसके साथ ही पेड काउंसलिंग भी कराई जाती है जिसमें गाइडेंस का चार्ज जस्ट 1200 रुपीज़ है, जिसमें आपको पूरे काउंसलिंग के रूल्स रेगुलेशंस, काउंसलिंग के अपडेट, प्रोसेस और आपके डाउट्स को सॉल्व किया जाएगा। उसके साथ ही कॉलेजेस की प्रेफरेंस लिस्ट भी दी जाएगी ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट कोटा। तो जो लोग भी चाहते हैं वो ज्वाइन कर लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहाँ से जाकर। सबसे पहले यहाँ पे मैं ये बताऊँगा कि अलॉटमेंट एक्चुअल में होता क्या है, उसी के हिसाब से आपको उन चीज़ों का ध्यान रखना है कि क्या क्या प्रोसेस है, उसके अकॉर्डिंग आपको मूव करना चाहिए। तो सबसे पहले हाउ अलॉटमेंट इज़ डन। तो सबसे पहली चीज़ जो है इसके अंदर अलॉटमेंट में कि ये सिस्टम जनरेटेड है, यानी आपके मार्क्स या ऑल इंडिया रैंक देख कर ये कोई ह्यूमन नहीं है जो पिघल जाए कि आपने इतने अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं तो आपको ये कॉलेज मिल जाना चाहिए। ये कॉलेज वही देगा जो आपने चॉइस फिलिंग में डाला होगा। तो इसलिए ये किसी भी तरह का मतलब इमोशनल कलेक्शन नहीं रखता है, पूरा सिस्टम जनरेटेड है। तो यहाँ पर मेन चीज़ ये ज़रूर आपको ध्यान रखनी है कि कॉलेज का प्रेफरेंस लिस्ट आप किस ऑर्डर में भर रहे हैं। जिस ऑर्डर में कॉलेज को डालेंगे उसी ऑर्डर में मिलेगा। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी रैंक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप किस ऑर्डर में उसको भर रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं, रैंक बहुत अच्छी है, उसके बावजूद भी अगर प्रेफरेंस अच्छे से नहीं भरा तो फिर कॉलेज अच्छा नहीं मिलेगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरी काउंसलिंग का जो चॉइस फिलिंग है। एक्चुअल में काउंसलिंग अगर एक स्टेप को कहा जाए तो वो चॉइस फिलिंग है कि मेन सार जो है, हार्ट ऑफ द होल काउंसलिंग इज चॉइस फिलिंग। तो ये जो आपको सीट अलॉट करेगा आपकी चॉइस फिलिंग के अकॉर्डिंग करेगा, यानी जो आपने चॉइस फिलिंग भरी होगी, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, तो आपके सीक्वेंस को ऑर्डर में रीड करेगा जो सिस्टम है, यानी जो कंप्यूटर है। आपकी सबसे पहले देखेगा आपने पहले नंबर पे कौन सा कॉलेज डाला है। फॉर एग्जांपल आपने एम्स दिल्ली डाला है, मोस्टली स्टूडेंट करेगा, तो वो देखेगा एम्स दिल्ली आपकी रैंक पर मिल सकता है या नहीं। अगर आपको आपकी मार्क्स और आपकी ऑल इंडिया रैंक और आपकी कैटेगरी रैंक के हिसाब से मिल रहा होगा तो वो सीट अलॉट कर देगा। नीचे जो भी आपने कॉलेज भरे हों तो आपको वो देखेगा ही नहीं कि कौन सा कॉलेज भरा था, तो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपके बहुत अच्छे मार्क्स से आपको एम्स दिल्ली मिल सकता था, लेकिन आपने दूसरे नंबर पे कोई दूसरा कॉलेज कहीं का भी डाल दिया, फॉर एग्जांपल स्टेट का, कोई स्टेट लेवल का या थोड़ा लो ग्रेड का कॉलेज आपने डाल दिया, लेकिन आपके इतने अच्छे मार्क्स से कि आपको एम्स भी मिल सकता है, एम्स दिल्ली भी मिल सकता है, और लेकिन आपने जो पहले नंबर पर वो थोड़ा लो ग्रेड का डाल दिया, तो ये कॉलेज आपको पहले नंबर वाले अलॉट कर देगा, ये देखेगा ही नहीं कि आपके अच्छे मार्क्स है तो आपको सेकंड नंबर वाला दे, क्योंकि सिस्टम सिर्फ आपकी ऊपर से लेकर नीचे की चॉइसेस को देगा। सबसे पहले जो नंबर पे है उसे देने की कोशिश करेगा, मिलती है तब। अब वो कैसे डिसाइड होगा कि आपको वो सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो आपकी रैंक पे डिसाइड करेगा। अब रैंक में भी कई सारी रैंक होती हैं। ऑल इंडिया कोटा में अगर बात की जाए तो आपकी एक ऑल इंडिया रैंक होती है, फिर उसमें आपकी एक कैटेगरी रैंक होती है। अगर स्टेट में बात करेंगे तो स्टेट की एक रैंक आती है सेपरेट, जब आप अलग अलग स्टेट में पार्टिसिपेट करते हैं तो एक स्टेट रैंक होती है, फिर स्टेट रैंक में भी कैटेगरी रैंक होती है। तो एक्चुअल में जो आपका अलॉटमेंट होता है वो होता है कैटेगरी रैंक की बेस पर, लेकिन जहाँ भी आपका कहीं रिजल्ट में हो या कहीं पर भी लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी ऑल इंडिया रैंक। आपको ये ध्यान रखना है, कहीं भी लिखी क्या जाएगी ऑल इंडिया रैंक, क्योंकि ये फिक्स होती है, लेकिन एक्चुअल अलॉटमेंट कैटेगरी रैंक की बेस पर होता है। ये कैसे होता है मैं एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। फॉर एग्जांपल किसी कॉलेज में 100 सीटें हैं, इसकी 15 सीटें चली गई ऑल इंडिया कोटा में और बाकी 85% चली गई स्टेट कोटा में, ठीक है। अब बाकी यहाँ पर जो 15 सीट हैं ऑल इंडिया कोटा की, अब ये भी अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड हो जाएंगी, जनरल में, EWS में, OBC में, SC में, ST में, जो 15 सीट हैं हर कॉलेज की। अब उन कैटेगरी वाइज फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है, उसकी ऑल इंडिया रैंक है 15, मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, ऑल इंडिया रैंक है 15, उसने ऑल इंडिया की जो उसकी कैटेगरी रैंक है वो 1 है फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट की, और ये जो कोई भी कैटेगरी हो सकती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप OBC ले सकते हैं, OBC की उसकी कैटेगरी रैंक 1 है, ऑल इंडिया रैंक 15 है। अब इस कॉलेज में टोटल सीट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और OBC की 2 सीटें आई, मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। अब इस स्टूडेंट ने अगर पहले नंबर पे इस कॉलेज को डाला है तो इसकी क्योंकि ऑल इंडिया रैंक 1 ही है तो OBC की 2 सीट तो इस कॉलेज में फिक्स है, जिसमें से इसने पहले नंबर पे इसको चॉइस डाल दी तो ये सीट उसको मिल जाएगी। और यहीं पर अगर इस स्टूडेंट की फॉर एग्जांपल 5 OBC कैटेगरी रैंक होती और पहले के जो और इससे 4 पहले वाले बंदे होंगे ना OBC कैटेगरी में, उन्होंने भी अगर सेम कॉलेज को डिमांड कर रखा है तो ये कॉलेज उसको नहीं मिलता। तो इसलिए ओवरऑल अगर कॉलेज को देखा जाए कि मिलना या ना मिलना किस बात पर डिपेंड करेगा, आपकी कैटेगरी रैंक पर डिपेंड करेगा। ऑल इंडिया में है तो स्टेट में, तो स्टेट रैंक के अंदर जो कैटेगरी रैंक होगी उस पर डिपेंड करेगा, और फिर उस कॉलेज में उस
कैटेगरी की कितनी सीट है उस पर डिपेंड करेगा। तो ओवरऑल डिमांड कितनी है उस कॉलेज की, यानी कितने और लोग प्रेफरेंस दे रहे हैं उस कॉलेज के लिए, उस पर डिपेंड करेगी कट ऑफ। दूसरा, उस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं और उस कैटेगरी की कितनी सीट है। फॉर एग्जांपल कोई कॉलेज ऐसा हो जिसमें जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसकी सीट ही नहीं है, तो कितनी भी आपकी रैंक हो कैटेगरी से तो आपको नहीं मिलेगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि इतने अच्छे आपके मार्क्स हो कि जनरल में शिफ्ट करके आपको दे दिया जाए, तो ऐसा हो सकता है। ऐसा होता है कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स हैं और कोई अपने कॉलेज चॉइस फिलिंग में डाला, अगर आपको जनरल से मिल रहा है तो जनरल से अलॉट कर दिया जाता है। जनरल से अगर अलॉट नहीं होता है तब आपकी कैटेगरी की तरफ देखा जाता है कि हाँ कैटेगरी से इसको अलॉट हो सकता है क्या। तो नॉर्मल प्रोसेस यही होता है। सिस्टम सबसे पहले देखेगा आपने जो पहले नंबर पर कॉलेज डाला क्या वो जनरल से मिल सकता है, वो देखेगा नहीं मिल सकता। क्या आपको आपकी कैटेगरी रैंक के हिसाब से मिल सकता है, अगर मिल सकता है तो दे देगा, नहीं मिल सकता तो सेकंड चॉइस की तरफ जाएगा। तो ये नॉर्मल प्रोसेस होता है अलॉटमेंट का। आई थिंक आपको पता लग गया होगा। अब इससे जान के आपको ये पता लगाने में आसानी होगी किस बेस पर आपको जो है प्रेफरेंस लिस्ट आपकी बनानी है। यहाँ पर मैं पहले बताऊंगा प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है, फिर उसके बाद आपको प्रेफरेंस लिस्ट दूंगा भी पूरे इंडिया के MBBS 150 कॉलेजेस की लिस्ट, जिसमें टॉप टू बॉटम कॉलेज अरेंज होंगे। उसमें ऑब्वियसली जो पूरे इंडिया के सभी कॉलेज हैं वो यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल नहीं कराए जा सकते, क्योंकि बहुत सारे डाटा अभी उसमें ऐड भी होने हैं इस साल के अकॉर्डिंग, तो मैं अभी आपको दिखा दूंगा वो भी। तो पहला नंबर जो आपको ध्यान रखना है प्रेफरेंस लिस्ट बनाने से पहले वह है कॉलेज की रैंकिंग, यानी कि इस रैंकिंग पे है। अब इसमें एक दिक्कत ये है कि MBBS के सभी कॉलेजेस की रैंकिंग होती नहीं है, और कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है नहीं जो MBBS के सभी कॉलेजेस की रैंकिंग बना रहा हो। जो टॉप के कॉलेज हैं, पुराने कॉलेज हैं, एम्स हो गया, सेंट्रल इंस्टीट्यूट हो गए, या स्टेट के जो पुराने कॉलेज हैं, सिर्फ उनकी रैंकिंग आपको मिल जाएगी। उसके बाद जो नए कॉलेजेस हैं या जो रिसेंट में खुले हुए हैं अगले पिछले 5 से 10 साल के बीच में, उनकी रैंकिंग आपको मिलेगी नहीं। तो उनको कैसे अरेंज करना है उनके लिए मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो बाकी पैरामीटर मैं नीचे बता रहा हूँ, क्योंकि कॉलेज रैंकिंग हर कॉलेज की आपको नहीं मिलेगी जिससे आप उनको अरेंज कर सकें। अब जो भी कॉलेज आप ले रहे हैं उसमें आपको ये डिफ्रेंशिएट करना है कि वो कॉलेज सेंट्रल है, स्टेट है या एम्स है, उसी के अकॉर्डिंग आप जो है प्रेफरेंस देंगे। मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप एम्स और सेंट्रल को प्रेफरेंस देंगे ओवर स्टेट। अगर सेम लेवल बाकी चीज़ें सब पैरामीटर अगर बराबर हैं और आपको सेंट्रल या एम्स मिलता है तो उसमें जाइए रादर देन स्टेट, क्योंकि वहाँ पर सेंट्रल में अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगी और सेंट्रल थोड़ा अलग लेवल का रहेगा एज़ कम्पेयर टू स्टेट। बाकी अगर आपका पर्सनल व्यू है किसी स्टेट को लेकर या स्टेट कॉलेज को लेकर तो उसमें जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो मैं बताऊँगा वो पर्सनल स्टूडेंट की चॉइस पर भी डिपेंड करती हैं, तो इसलिए आप जो है उसके अकॉर्डिंग ही अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाएंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है वो फीस। अब ये ज़्यादातर प्राइवेट कॉलेज में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है फीस, लेकिन गवर्नमेंट में भी ऐसा नहीं इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग कॉलेज की फ़ीस वेरी कर सकती है। कहीं पर तो एम्स है 5-7 हज़ार में पूरा MBBS हो जा रहा है, और कोई ऐसा कॉलेज है जहाँ पर 1.5 से 2 लाख रुपए पर ईयर की, गवर्नमेंट की भी कई सारे कॉलेज ऐसे बता रहा हूँ जहाँ पर 1 से 1.5 लाख पर ईयर की फ़ीस है, तो आपका टोटल अगर देखेंगे MBBS का 7-8 लाख की फीस हो जाएगी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप उसको कंसिडर करेंगे आप अपने बजट के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल किसी कॉलेज की फ़ीस ज़्यादा है तो उसमें बाकी चीज़ें कुछ भी हों और आप अगर उस फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते तो कोई मतलब नहीं बनता उसको चॉइस फिलिंग में डालने का, उसको नहीं रखें। ठीक है, तो ये भी स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी कर सकता है। अगला आप जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसको ध्यान में रखें वो है PG रिजर्वेशन या इंटरनल कोटा। ये मेनली सेंट्रल इंस्टीट्यूट और एम्स में रहता है, जितने भी एम्स हैं और जो सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें आपको PG रिजर्वेशन मिलता है। इसका एक बड़ा फ़ायदा होता है, और ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से सेंट्रल इंस्टीट्यूट या एम्स को प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि PG रिजर्वेशन और इंटरनल कोटा रहने की वजह से जो PG में आप MD MS करेंगे तो वहाँ पर काफ़ी फ़ायदा होता है। अभी आपको लगेगा कि नहीं है, लेकिन हाँ है। एक्चुअल में जो आपका कॉम्पिटिशन अभी देखने को मिलेगा MBBS के टाइम पर, तो वो इसी के लिए मिलेगा, नीट PG के लिए। फिर उसके साथ ही एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर, जो भी कॉलेज में आप जा रहे हैं उसमें PG की सीट्स हैं या नहीं। आप कहेंगे मुझे तो UG करना है, MBBS करना है, PG से क्या लेना देना। लेना देना आपको है नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली आपको उससे लेना देना है, क्योंकि जो जितने भी मेडिकल कॉलेज जिसमें आप जा रहे हैं उसमें स्पेशलिटी या सुपर स्पेशलिटी है, तो उसमें आपके एक्सपोजर भी उसी हिसाब के पेशेंट्स के होंगे। और कोई अगर बिल्कुल लो लेवल का कॉलेज है जहाँ पर अभी नया है और आपकी रैंक अच्छी है, तो जाहिर सी बात है आपको जो टॉप कॉलेज उसमें जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपको एक्सपोजर अच्छा होगा, अच्छे लेवल के पेशेंट्स आएंगे। अदरवाइज़ जो नॉर्मल बेसिक पेशेंट्स रहते हैं उनको ट्रीट करके बाकी को रेफ़र कर दिया जाता है हायर सेंटर्स पे। तो इसलिए ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि नए नए केसेस आपको डाइवर्सिटी जरूर देखने को मिलेगी, और यही एक इंपॉर्टेंट फैक्टर भी है सेंट्रल और एम्स कॉलेजेस का। या फिर अगर स्टेट में ही पुराने कॉलेजेस हैं वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी सुविधाएं जैसे मिल जाती हैं। जैसे यूपी के अंदर देखो KGMU लखनऊ, तो इसको अगर कंपेयर करोगे इसकी फैसिलिटीज़ वगैरह को, तो एम्स से आप कंपेयर कर सकते हैं, एम्स और सेंट्रल से। तो कुछ कुछ ऐसे कॉलेज हर स्टेट में रहते हैं पुराने, जिसमें हर फैसिलिटी आपको एम्स या सेंट्रल के बराबर की मिल जाती है। ठीक है, फिर अगला जो इंपॉर्टेंट आपको देखना है वो है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में यही चीज़ जो मैंने आप स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिटी बताई है, ये इससे रिलेटेड कहीं ना कहीं है, और बाकी रीजन टू रीजन वेरी कर सकता है। कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जिनके हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा चलते हैं। हालांकि गवर्नमेंट में मुझे लगता है मोस्टली कॉलेज में पेशेंट की कमी नहीं है, इंडिया में भरमार है, आपको खूब अच्छे से सीखने को मिलेगा, इसमें दिक्कत की बात नहीं रहती है। प्राइवेट में हाँ रहता है कि कहीं पर पेशेंट की कमी हो, गवर्नमेंट में मोस्टली कमी नहीं है पेशेंट्स की, तो अच्छा एक्सपोजर तो आपको मिल जाना है, उसकी चिंता नहीं।
फिर अगला कॉलेज नया या पुराना, उससे रिलेटेड है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलेज का कैसा है, उसकी बिल्डिंग कैसी है। क्योंकि एक जो पर्सनल आपको फील आता है कि अच्छी बिल्डिंग बनी हो तो उसमें डेफिनेटली सेटिस्फेक्शन आदमी को मिलता है। और उसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हॉस्टल, क्योंकि यहाँ पर आपको रहना है। पढ़ने की जगहें तो मोस्टली ठीक ही होती है, जहाँ पर आपको डिजिटल बोर्ड वगैरह लगा के और एसी का जो सुविधा है वो मोस्टली कॉलेजेस में अवेलेबल है इस टाइम पर, वो चाहे नए हों या पुराने हों। लेकिन हॉस्टल्स में पुराने जो कॉलेज हैं उसमें दिक्कत देखने को मिल सकती है। तो जो भी कॉलेज आप प्रेफरेंस लिस्ट में डाल लें उसका एक बार हॉस्टल वाला देख लें, क्योंकि कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं पुराने जहाँ पर ऐसा भी होता है कि फर्स्ट राउंड में आपको फर्स्ट ईयर में कॉलेज ही ना, वो हॉस्टल ही ना मिले, क्योंकि सीट्स की कमी होती है कुछ जगहों पर। तो ये भी आपको देखना होगा। बाकी ये ऐसा पॉइंट नहीं है जिसकी वजह से आप जो है कॉलेज ही ना लें, क्योंकि थोड़ी बहुत दिक्कत रह सकती है अगर पुराना कॉलेज है, लेकिन उसके बदले बाकी एडवांटेज भी आपको वहाँ पर मिलेंगी। 8वां नंबर जो है वो है कनेक्टिविटी, यानी लोकेशन क्या है उसकी। कोई भी कॉलेज एकदम रिमोट एरिया में है तो उसको कम प्रेफरेंस दें। रादर कोई ऐसा कॉलेज है जिसकी लोकेशन अच्छी है, कनेक्टिविटी अच्छी है, क्योंकि वहाँ पर सर्विसेज भी अच्छी होंगी जो आपको प्रोवाइड होंगी और वहाँ पर पेशेंट का फ्लो भी अच्छा रहेगा। उसके साथ ही बॉन्ड को भी आप कंसिडर करेंगे कॉलेज चूज़ करते में, वहाँ पर सीट लिविंग बॉन्ड है या नहीं है, सर्विस बॉन्ड है या नहीं है। सीट लिविंग बॉन्ड तो हालांकि मुझे लगता है मोस्टली कॉलेज में सभी में लग जाएगा, क्योंकि जो ऑल इंडिया कोटा वाला रूल आया है, हालांकि यूपी ने भी निकाल दिया है कि यूपी में जिसने भी एमबीबीएस बीडीएस में एडमिशन स्टे वैकेंसी राउंड तक लिया या स्टे वैकेंसी राउंड के बाद भी परसिस्ट रहा, यानी एडमिशन रहा, और उसके बाद अगर छोड़ते हैं तो आप जो है अगले साल काउंसलिंग नहीं कर सकते। सीट लिविंग बॉन्ड तो हर जगह लगने वाला है लगभग। सर्विस बॉन्ड है, सर्विस बॉन्ड में भी ऐसा भागने वाली बात नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें भी जब जैसे ही आपका एमबीबीएस कंप्लीट होगा और ऐसा होता है कि फर्स्ट राउंड में फर्स्ट अटैम्प में आपका जो नीट पीजी नहीं निकलता है तो आप सर्विस बॉन्ड में जाएंगे। अगर फर्स्ट अटैम्प में निकल जाता है तो आप नीट पीजी कर सकते हैं। और सर्विस बॉन्ड में भी अच्छा स्टाइपेंड देखने को मिलता है, जैसे यूपी के अंदर 80 to 90,000 पर मंथ का जो है मिल रहा है स्टाइपेंड, तो ये ड्रॉबैक नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ इसको कंसिडर आपको करना चाहिए। अगला है कि पर्सनल चॉइस के बेस पर जो आपका फैक्टर डिपेंड करेगा वो कि कितने क्लोज है कॉलेज आपके हाउस से। अब इसमें अलग अलग स्टूडेंट के लिए वेरी कर सकता है। कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो अपने घर के पास चाहेंगे और कुछ ऐसे जो दूर चाहेंगे। मेरा पर्सनल व्यू यही है कि बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, घर से थोड़ा दूर लो, इतना कि तुम कॉलेज में रहो, क्योंकि बिल्कुल पास में हो तो आदमी फिर घर ही रहता है लगभग, तो उसका भी कोई मतलब नहीं है, फिर कॉलेज लाइफ सब डिस्टर्ब ही रहेगी। तो बेटर है थोड़ा दूर लो, इतना दूर के बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो आने जाने में, क्योंकि यूजी के टाइम पर आना जाना लगा रहता है। फिर अगला लास्ट ईयर की कट ऑफ। अब ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जो पिछले सालों में कट ऑफ्स रही हैं कॉलेज की, वो इन सभी फैक्टर्स को जो हमने ऊपर कवर किए ना, इन्हीं को देखते हुए बाकी लोगों ने भी प्रेफरेंस लिस्ट बनाई होती है, उसी की बेस पर डिमांड रहती है हर कॉलेज की। फॉर एग्जांपल एम्स दिल्ली नंबर 1 पे है तो वो नंबर 1 पे ही रहेगा चाहे जो रहे। तो इसलिए जो पिछले सालों की कट ऑफ है उसको एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर माना जाता है, लेकिन वो अकेला पैरामीटर नहीं है, वो भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। इन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब अगर पैरामीटर माना जाए जो अपने आप में कई सारे फैक्टर से बना हुआ है, वो है लास्ट ईयर की कट ऑफ। अब ये कैसे आप देखेंगे, तो जितने भी कॉलेजेस की कट ऑफ है ऑल इंडिया की, सभी की मैंने कैटेगरी वाइज सभी कॉलेजेस की कट ऑफ 2023 की डाल दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी जाकर देख लेना, उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसके साथ ही आपको मैंने सारी पीडीएफ कट ऑफ की कैटेगरी वाइज कॉलेज वाइज पूरे इंडिया के अराउंड 350 प्लस कॉलेजेस थे, सबकी कट ऑफ मैंने पीडीएफ प्रोवाइड कर दी थी टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और जब आप ये प्रेफरेंस लिस्ट बना देंगे तो उसके बाद कॉलेजेस को टॉप टू बॉटम ही रखना है, उसमें छेड़छाड़ नहीं करनी है। अब इसके बाद जो टॉप 150 कॉलेजेस की प्रेफरेंस लिस्ट है वो मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर यह है ऑल इंडिया कोटा एमबीबीएस प्रेफरेंस लिस्ट, यानी एमसीसी के लिए एमबीबीएस वाली। इसमें इस्टेब्लिशमेंट ईयर, बॉन्ड, स्टेट और कॉलेज का नेम लिखा हुआ है, और इसके अकॉर्डिंग ही आप जो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाएंगे। यहाँ पर मैंने 2023 वाला जो डेटा था उसके अकॉर्डिंग बनाया है। अभी नए कॉलेजेस इसमें ऐड होने, तो इस वजह से ये टोटल 150 कॉलेजेस की लिस्ट है ओनली। बाकी जो कॉलेजेस हैं उनको हम ऐड करेंगे अभी, क्योंकि जितने भी हमारे पेड स्टूडेंट होंगे उनको जो प्रेफरेंस लिस्ट प्रोवाइड करेंगे हम, उसमें स्टेट वाइज कॉलेज अरेंज होंगे, हर स्टेट की टॉप टू बॉटम पूरे इंडिया के सभी कॉलेजेस की। तो उसमें क्योंकि अभी डाटा ऐड होना है इस साल का और वो अभी पोर्टल पे नहीं आया, तो इस वजह से वो अभी कंप्लीट नहीं है। जैसी कंप्लीट होगी हम अपने जो पेड स्टूडेंट होंगे उनको देंगे। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें सर्विस आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो यहाँ पर आप जो है इस लिस्ट को देख लें। मैं इस पीडीएफ को ऊपर की तरफ मूव कर देता हूँ। जो नंबरिंग इधर लिख रही है आपको, रैंकिंग दिख रही है जिस ऑर्डर में रखेंगे सभी कॉलेज का। एक ही कॉलेज तो मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि 150 कॉलेज है, काफ़ी लंबी पीडीएफ हो जाएगी। आप यहाँ से देख सकते हैं, मैं थोड़ा थोड़ा करके इसको ऊपर की तरफ मूव कर दूंगा। 45 एम्स बिलासपुर आ गया, 51 पे एम्स शेखपुरा पटना, फिर उसके बाद 52 से आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर, फिर 61 तक एचबीडी, 62 से 73 एम्स जोधपुर, एम्स देवगढ़ सॉरी, फिर 74 पर जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर, 83 पर जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज अलीगढ़, 84 से 94
फिर 102 तक, या थोड़ा थोड़ा मैं इस वजह से रख रहा हूँ ताकि आप जो है स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकें और कॉलेज की लिस्ट बना सकें। 128 तक, 138 तक, 146 तक, फिर 150 तक। तो ये हो गई टोटल लिस्ट 150 कॉलेजेस की टॉप टू बॉटम, जिसमें पूरी चीज़ जो है लिखी हुई है। बाकी इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी बचती है, डाउट बचता है, नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं ज़रूर अप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।